हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पता होगा हमारे चैनल पर जो आपका यूपी ट्रिपल सी पैट का आपका एग्जाम होने वाला 2023 वाला, उसके लिए दोस्तों इस समय आपके लिए फ्री तैयारी चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जहां पर दोस्तों पूरी जितने सब्जेक्ट आपके हैं, इतिहास हो गया, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, मैथ, रीजनिंग, डीआई, तो दोस्तों इन सभी की आपको फ्री तैयारी कराई जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। बस देखिए दोस्तों, इतना काम करना है आपको। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही जितने भी आपके दोस्त हैं जो पैट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करना है। और दोस्तों, मैं आपको देखिए गारंटी दे रहा हूँ इस बात का कि 31 अक्टूबर से पहले पहले मैं पूरा जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। टॉपिक वाइज, जैसे किसी दिन आपको हिस्ट्री क्लास की, ज्योग्राफी की, इस तरह से मैं पूरा आपको 31 अक्टूबर से पहले करा दूंगा। जो आपका एग्जाम है नवंबर में होने की संभावना है। यानी कि हमारी वीडियो देखने के बाद कहीं से भी कोई भी कोचिंग लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका सवाल हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज वीडियो हम देखने वाले हैं हम जो आपका इंडियन इकोनॉमी है उसका एक टॉपिक है आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। यानी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो गलती से कुछ छूट भी जाएगा तो दोस्तों जब मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज कराऊंगा आपको, तो उसमें वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम आपका कि भारत में बैंकिंग इतिहास देखते हैं पहले। तो दोस्तों सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी, वो आपकी 1770 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद दोस्तों आपकी हुई थी जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, जो 1786 में हुई थी। और फिर दोस्तों उसके बाद 3 बैंकों की स्थापना आपकी हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल की जो 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में, और साथ में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में आपकी हुई थी। तो दोस्तों हुआ क्या था कि इन तीनों बैंकों को कंबाइन करके आपका 1921 में एक बैंक बना दिया गया था, आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर इस बैंक का आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1955 को। तो दोस्तों वो बना था आपका भारतीय स्टेट बैंक। यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके आपका भारतीय स्टेट बैंक आपका बनाया गया था, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो दोस्तों वो था आपका अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना आपकी 1881 ईस्वी में आपकी हुई थी। और साथ ही फिर क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला बैंक, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना आपको। ये दोस्तों था आपका पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी आपको 1894 ईस्वी में। और दोस्तों बता दें यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। फिर आपका भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो दोस्तों वो था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना आपकी हुई थी 1911 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं आपका बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। तो दोस्तों पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया दोस्तों आपका 19 जुलाई 1964 को, जहाँ पर कि आपका 14 बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिसमें दोस्तों बैंक थे आपके बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या इंडियन, और साथ में इंडियन बैंक। तो दोस्तों नाम याद करने जरूर नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का, वो कब हुआ था? तो हुआ था 19 जुलाई 1969 को। और कितने बैंकों का हुआ था? वो हुआ था आपका 14 बैंकों का। तो इतना दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम। फिर दोस्तों बात करते हैं आगे कि फिर आप दोस्तों दोबारा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण सॉरी 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिसमें एक था आपका पंजाब एंड सिंध बैंक था, आंध्रा बैंक था, कॉर्पोरेशन बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, और साथ में विजया बैंक था। तो इन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है। और अब दोस्तों हम बात करें वर्तमान में कितने, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? दोस्तों इस समय आपके 12 राष्ट्रीय बैंक हैं वर्तमान में, राष्ट्रीय बैंक, जैसे 11 प्लस आपका एक है आपका भारतीय स्टेट बैंक 12वां, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ बैंकों का भी हाल ही में 3-4 साल पहले जो आपका विलय किया गया है, वो किसमें किया गया है। तो जो हम बात करें आपका देना बैंक और विजया बैंक की, तो इन दोनों का जो विलय किया गया है वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। और साथ ही सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक का विलय किया गया है, वो कैनरा बैंक बना दिया गया है दोनों मिला करके। और फिर साथ ही आपका आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक, इन तीनों का विलय किया गया आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। और साथ ही आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का विलय किया गया आपका पंजाब नेशनल बैंक में। और इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक को कंबाइन करके आपका इंडियन बैंक बना दिया गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की। तो दोस्तों इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और दोस्तों ये हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत,
ठीक है। और साथ ही जो इसका राष्ट्रीयकरण कराया गया था वो किया गया था आपका 1 जनवरी 1949 को। फिर हम बात करते हैं कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे आपके सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, जो 1935 से 1937 तक आपके रहे थे। और अगर बात करें स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर दोस्तों, वो थे आपके सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है आरबीआई गवर्नर दोस्तों, वो हैं आपके शक्तिकांत दास। और दोस्तों साथ में याद रखना है आपको, जो आपका आरबीआई वो देश का केंद्रीय बैंक है, ये पता ही होगा आपको। और साथ ही जो भारत में केंद्रीय बैंक की जो गठन की अनुशंसा की गई थी दोस्तों, वो आपकी 1926 में की गई थी। एक समिति गठित की गई थी, वो उसका नाम था आपका हिल्टन यंग समिति। उसने आपका भारत के लिए केंद्रीय बैंक की गठन की जो थी अनुशंसा की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका है कि आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों से प्रमुख कार्य में आता है मौद्रिक नीति का निर्धारण, करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का कार्य, बैंकों का बैंक कार्य, साख नियंत्रण और विदेशी विनिमय का नियंत्रण। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आप पैराग्राफ दे दो, यहाँ पे डीप में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है इनको। ठीक है, इतना केवल आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कुछ शब्दावली होती है बैंक समझ आपकी, जैसे बैंक दर क्या होती है। तो दोस्तों वह दर जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, तो उसको हम बैंक दर कहते हैं। और पता होना चाहिए कि बैंक दर का जो साख सृजन से आपका विपरीत संबंध होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों वर्तमान बैंक दर कितनी है, इसके लिए मैं अभी नहीं लिखा है, क्योंकि ये सब दोस्तों मैं बताऊंगा जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, उससे पहले बताऊंगा, क्योंकि हर 2-3 महीने में आपकी चेंज हो जाती है, तो अभी आपको याद करने की इनको जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं हम रेपो दर की। तो दोस्तों वह दर जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, तो उसको हम रेपो दर कहते हैं। ठीक है, और यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित भी करता है, रेपो दर। फिर दोस्तों बात आती है रिवर्स रेपो रेट। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों की आरबीआई में जमा पर ब्याज देता है, यानी जो आपके बैंक जमा करते हैं आपके आरबीआई में, वाणिज्य बैंक, उन पर जो ब्याज देता है वो आरबीआई, वो होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अगला है आपका कि नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो अपनी सभी जमाओं, जैसे आप मांग जमा हो या सावधि जमा हो, का वह अनुपात जो वाणिज्य बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है, तो उसको हम कहते हैं सीआरआर। ठीक है, और सीआरआर में वृद्धि से बैंकों के पास जो तरलता होती है उसमें आपकी कमी आती है, और सीआर में अगर कमी हो तो बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर दोस्तों बात करते हैं हम सामरिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर। तो ये क्या होता है कि व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का जो एक निश्चित प्रतिशत जो सरकारी प्रतिभूतियों में रूप में रखो, ठीक है, सोने के रूप में रखो, नकदी के रूप में रखो, जैसे चल व सुरक्षित जो संपत्ति होती है अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं एसएलआर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आपका आता है सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी कि एमएसएफ रेट। तो एमएसएफ जो रेट होता है वो जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने एसएलआर के बदले, ठीक है, जो अपने पास रखते हैं पैसा, जो पैसा रखें या नकदी रखें या सोना रखें, ठीक है, तो उसके बदले जो आप आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं उसको हम कहते हैं एमएसएफ रेट। ठीक है, यानी सीमांत स्थायी सुविधा दर। और दोस्तों साथ में आपको ध्यान रखना है जो बैंक जो होता है आपका, जो एमएसएफ दर होती है उस पर अपनी कुल जमाओं के 2% से अधिक ऋण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका 100 रुपये जमा है तो उसके 2 रुपये ले पाएंगे। ठीक है, यानी 2% आप ले पाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं प्रधान उधारी दर पीएलआर। तो दोस्तों ये क्या होता है, वह ब्याज दर जिस पर बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है, यानी जो भरोसे लायक लगता है बैंक को, हाँ ये हमारा भरोसेमंद ग्राहक है, तो जिस दर पर उसको लोन देता है तो वो कहलाती है आपकी प्रधान उधारी दर यानी पीएलआर। अगला है आपका कि दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1975 में, और इसकी स्थापना की गई थी आपकी नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान है, ये पता होना चाहिए आपको। और दोस्तों साथ ही जो इसमें आपकी हिस्सेदारी होती है केंद्र सरकार की 50% होती है, राज्य सरकार की 15% होती है, और वाणिज्य बैंक की आपकी 35% होती है, 35%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं नाबार्ड की। तो पहले दोस्तों नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और इसकी स्थापना की गई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को, और ये की गई थी आपकी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में है, और ये कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, नाबार्ड। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, और इसका मुख्यालय जो वो दोस्तों आपका लखनऊ में है। और साथ ही इसका जो उद्देश्य है वो आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम जितने होते हैं आपको क्षेत्र होते हैं को बढ़ावा देना, एमएसएमई क्षेत्र को, और साथ में उनको वित्त प्रदान करना, ये इसका मेन उद्देश्य है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को। इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों आपका है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना यानी कि आईडीबीआई की स्थापना हुई थी जुलाई 1964 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी आपकी अगस्त 1998 में। और साथ ही औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की स्थापना हुई थी 1948 में। और आपकी भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम की स्थापना हुई थी आपकी 1955 में। तो दोस्तों इतना सब कुछ आपको याद है इस टॉपिक से। तो यानी पूरा टॉपिक आपको कवर हो गया है।
अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।